जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट दोस्तों भारतीय नौसेना के टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर आ रही है और अक्सर आप लोगों के सवाल भी आते हैं कि भाई टेडबीएफ पर क्या कुछ हो रहा है। दरअसल एक नई रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है जो बताते हैं कि भारतीय नौसेना अब टेडबीएफ पर एक बड़ा दाव लगाने वाली है और ये दाव होगा प्राइवेट मॉडल पर, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड जो फाइटर है यानी कि टेडबीएफ प्रोग्राम वो अब सरकारी ढांचे से हटकर पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लेट मॉडल के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है ताकि हमारा ये फाइटर जेट टाइम पर सामने आ सके। और इवन दोस्तों ये मॉडल बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत ने अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के लिए अपनाया है। भारतीय नौसेना को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 140 डेक बेस्ड फाइटर जेट की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों पहले फेज में 80 विमान शामिल किए जाएंगे जो कि मौजूदा मिग-29K को रिप्लेस करेंगे। टेडबीएफ 26 टन कैटेगरी का ट्विन इंजन कैरियर फाइटर जेट है। ये स्की जंप टेक ऑफ कर सकता है, अरेस्टेड लैंडिंग कर सकता है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर ये कर सकता है, इसमें एडवांस सेंसर्स और मिशन कंप्यूटर भी लगे होंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है टेडबीएफ और जो हमारा 5th जनरेशन का एमका है उनके बीच टेक्नोलॉजी में कुछ कॉमनैलिटीज होंगी, जैसे कि एवियोनिक्स आर्किटेक्चर, मिशन कंप्यूटर, सेंसर सूट और प्रपल्जन टेक्नोलॉजी भी कॉमन हो सकती है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एक ही फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, जिससे कि कॉस्ट भी कम होगी, लॉजिस्टिक्स आसान होंगे, इंडस्ट्री का लर्निंग कर्व भी तेज होगा। ऐसे में भारतीय नौसेना राफेल मरीन को तो जरूर ले रही है, लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी हो विदेशी फाइटर जेट विदेशी ही होता है। इंपोर्टेड फाइटर जेट्स पर निर्भरता का मतलब आप समझ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल प्रेशर होता है। हालांकि फ्रांस के साथ ऐसा हमारा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन का रिस्क हो सकता है, स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन टेडबीएफ दोस्तों ये सभी जो जोखिम है उन्हें खत्म कर देता है। और इवन अगर भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ाता है तो टेडबीएफ भारतीय नौसेना की समुद्री स्ट्राइक क्षमता को नई ऊंचाई देगा। और अगर दोस्तों वाकई में टेडबीएफ जो है वो पीपीपी यानी कि प्राइवेट जेट मॉडल पर जाता है तो फिर ये सिर्फ एक फाइटर जेट प्रोग्राम नहीं रहेगा, बल्कि ये भारत के फ्यूचर के सभी जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एक नया इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट बन सकता है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों डीआरडीओ अब पिनाका को एक नया रूप देने वाला है और इस बार ये जमीन से नहीं बल्कि हवा से मार करेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भारतीय सेना के मौजूदा रॉकेट का मॉडिफाई वेरिएंट नहीं होगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के लिए पूरी तरह फाइटर लॉन्च प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन होगा। बताया जा रहा है कि 4.8 मीटर लंबा कॉम्पैक्ट डिजाइन होगा इसका, ताकि इसे आसानी से फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सके। इवन दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड रिलीज के लिए नया प्रपल्जन सिस्टम इसमें जोड़ा जाएगा और लॉन्च के बाद ये सुपरसोनिक ग्लाइड फेज में जाएगी, जिससे कि स्टैंड ऑफ रेंज हमारी बढ़ जाएगी। इवन दोस्तों इस मिसाइल में होगा जीपीएस आईएनएस गाइडेंस, साथ ही मिड कोर्स करेक्शन फिन्स। मतलब साफ है कि ये सटीकता से वार कर सकती है और इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होगा। ये सिस्टम दोस्तों रॉकेट, ग्लाइड बम और क्रूज मिसाइल के बीच का एक लो कॉस्ट लेकिन हाई इफेक्टिव ऑप्शन होगा। मतलब तेज, सटीक और किफायती एयर स्ट्राइक क्षमता इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया। कंपनी के ग्लोबल सीईओ हैं विवेक लाल जी। उन्होंने कहा कि भारत को मिलने वाले MQ-9B सी गार्डियन और MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन का एक नया वेरिएंट MQ-9B AEW भी ऑफर किया जा सकता है। ये जो वेरिएंट है दोस्तों वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग यानी कि हवाई रडार निगरानी क्षमता से लैस होगा। अब तक इस तरीके का काम केवल अवाक्स एयरक्राफ्ट करते हैं, लेकिन पहली बार इसे एक यूएवी पर इंटीग्रेट करने की कोशिश हो रही है। मतलब साफ है कि हम दुश्मन के इलाके में ज्यादा समय तक निगरानी कर सकते हैं, हाई एंड सर्विलांस में कॉस्ट भी कम आएगी, तेजी से हम टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। और आप सबको मालूम ही है कि भारत $3 अरब की डील में 31 MQ-9B ड्रोन लेने जा रहा है। विवेक लाल जी ने कहा कि सिर्फ ड्रोन खरीदना काफी नहीं है, भारत को चाहिए एक लेयर्ड इकोसिस्टम जिसमें कि कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, स्वदेशी पेलोड्स होने चाहिए, ट्रेनिंग पाइपलाइन होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटीग्रेशन होना चाहिए। मतलब साफ है कि कंपनी भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक हब बनाना चाहती है और इसी दिशा में एलएनटी के साथ मिलकर भारत में इन मेल यूएवी का निर्माण किया जा सकता है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, ड्रोन अकेले युद्ध नहीं जिताते हैं। अगर दुश्मन के पास मजबूत एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिसेप्शन सिस्टम हो तो यूएवी भी कमजोर पड़ सकता है। आज की जंग उसी की होगी जो ड्रोन, सेंसर, एयर डिफेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक को एक ही कमांड सिस्टम में जोड़ सके। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों वहीं कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि भारत इजराइल की नई एयर टू एयर मिसाइल स्काई स्टिंग को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर बताई जा रही है। और इस मिसाइल में 3 पल्स रॉकेट मोटर है, मैक 5 से ज्यादा स्पीड इससे मिलती है और इसका AI वाला जो सीकर है वो इसे जाम करना मुश्किल बना देता है।
खास बात यह है दोस्तों, इसका वजन 180 से 200 किलो है, जिससे कि हमारे हल्के फाइटर जेट तेजस मार्क 1 में भी लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल तो दोस्तों ये कि भाई हमारे पास तो अपनी अस्त्र मार्क 1 पहले से है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अस्त्र का इंटीग्रेशन होने में देरी हो रही है। लेकिन सवाल वही आ रहा है कि अगर हम इस नई विदेशी मिसाइल को लेते हैं तो क्या हमारा प्रोजेक्ट पीछे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि अगर स्काई स्टिंग सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये अस्त्र मिसाइल को साइडलाइन करता है तो हमारी आत्मनिर्भरता पर सवाल उठेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि स्काई स्टिंग को लेने का मतलब ये है कि सीधा इसे इंपोर्ट करना। अस्त्र प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है, टेक्नोलॉजी निर्भरता हमारी रहेगी इनके ऊपर फिर। लेकिन दूसरी संभावना दोस्तों ये भी बताई जा रही है कि अगर हम कोड डेवलपमेंट और टेक ट्रांसफर के जरिए स्काई स्टिंग को यहाँ बनाते हैं तो हमें सीकर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगी, और दूसरा हमें मल्टीपल्स मोटर टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलेगा, और फ्यूचर में हम अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले भी दोस्तों भारत और इजराइल कई मिसाइलों के क्षेत्र में काम भी कर चुके हैं। सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ ये खरीद होगी या फिर को डेवलपमेंट होगा, यानी कि सह विकास होगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि Su-57 पर काफी सीरियसली सोच रही है। जहां एक तरफ 114 डासो राफेल भारतीय वायुसेना के लिए पक्के माने जा रहे हैं, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर है, लेकिन ये फुल स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। चाइना के पास J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। ऐसे में भारत का एमका जो 2030 के बाद आएगा, उसकी भी टाइमलाइन अभी क्लियर नहीं है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स 36 से 40 Su-57 लेने पर विचार कर रही है ताकि बीच का गैप भरा जा सके। और मैंने आपको बताया भी था कि रशियन टीम HAL के नासिक का दौरा भी कर चुकी है, लेकिन अभी कोई औपचारिक डील नहीं हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो रशिया की ये है कि उसने हमें सोर्स कोड का पूरा एक्सेस देने की बात कही है, लाइसेंस प्रोडक्शन का ऑफर दिया है, और सबसे बड़ी बात जो Su-30M का इंफ्रास्ट्रक्चर है या लॉजिक सिस्टम है वो Su-57 से काफ़ी मिलता जुलता है। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि Su-57 के स्टेल्थ पर कई सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का काटसा प्रतिबंध का जोखिम भी हमें हो सकता है। हालांकि जब तक दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता भारत की तरफ से, तब तक हम भी कुछ नहीं कह सकते। खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ दोस्तों एक और अपडेट आ रही है कि भारत अब 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताते हैं कि अगर फ्रांस और जर्मनी का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम पूरी तरीके से टूटता है तो भारत फ्रांस के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों एक नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जाएगा, जो कि एक भारी स्टेल्थ और ड्रोन कंट्रोल करने वाला फाइटर जेट होगा। फ्रांस की कंपनी डासो एविएशन और जर्मनी की एयरबस के बीच काम के बंटवारे को लेकर मतभेद चल रहा है, और इसी बीच फ्रांस की साफरान भारत के साथ एमका मार्क 2 के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन पर भी काम करने का विचार कर रही है। तो दूसरी तरफ भारत अपने एमका फाइटर जेट पर काम कर रहा है। इसीलिए भारत अगर कोई भी नया सहयोग करता है तो इससे AMCA कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है जो कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है यानी कि FCAS, तो सिर्फ ये कोई खरीद वाली बात नहीं होगी, बल्कि 6th जनरेशन की पूरी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में भारत की एंट्री हो जाएगी। अब सवाल तो यही है कि क्या भारत को यूरोप के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए या फिर पूरी तरह स्वदेशी रास्ते पर चलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है बिना विदेशी सहयोग के। दोस्तों भविष्य की जंग अब सिर्फ जमीन, आसमान या समुद्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये होगा एक मल्टी डोमेन डिजिटल बैटल स्पेस, जहां सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक ही नेटवर्क में जुड़े होंगे। और ऐसे माहौल में भारत की आर्मर्ड कोर को प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फोर्स से बदलकर AI इनेबल्ड डेटा सेंट्रिक फोर्स बनाना होगा। आज के युद्ध में जीत टैंक की मोटी आर्मर या फिर बड़ी तोप से नहीं होती, बल्कि फैसले लेने की स्पीड से तय होती है। ऐसे में दोस्तों AI इनेबल्ड इंटेलिजेंट टैंक जो है वो सेंसर डेटा से दुश्मन की मंशा को पहचान लेगा, खतरे का पूर्वानुमान लगा देगा, बेहतर और तेज किल चेन बनाएगा, इवन AI आधारित इंटेलिजेंस प्रिपरेशन ऑफ बैटल स्पेस कर पाएगा, ड्रोन और C5ISR नेटवर्क से रियल टाइम से जुड़ा रहेगा। मतलब आज की जंग में टॉप अटैक म्यूनिशन, ड्रोन स्वार्म और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग आम हो चुके हैं। अगर आपने फैसले लेने में देरी की तो आपका पूरा ओडा लूप टूट जाएगा। ऐसे में LAC की ऊंचाई हो या फिर पश्चिमी मैदानी इलाका, भारत को चाहिए एक ऐसा टैंक जो सिर्फ गोली ना चलाए बल्कि सोच भी सके। ऐसे में दोस्तों कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत रुद्र फोर्स की भाले की नोक अभी भी टैंक ही है। इसलिए दोस्तों भविष्य के लिए जरूरी हो जाता है AI नेटवर्क बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, IFF इंटीग्रेशन, ऑटोनोमस ड्रोन का सहयोग, AI इनेबल्ड फायर कंट्रोल, मल्टी डोमेन सर्वाइबिलिटी, प्रिडिक्टिव लॉजिस्टिक्स। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये सब आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी R&D और इंडस्ट्री से ही आनी चाहिए, ना कि विदेशी। टेक्नोलॉजी काफी नहीं है, डॉक्ट्रिन, ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर और कल्चर सब हमको बदलना होगा। बात साफ हो जाती है,
एआई शक्ति ही आने वाले समय में आर्मर डोमिनेंस तय करेगी। ऐसे में सवाल आता है कि क्या भारत एआई इनेबल टैंक वॉरफेयर में समय रहते कदम उठाएगा? फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर ही विवाद खड़ा हो गया। इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें कई आम नागरिक भी मारे गए। हैरान कर देने वाली बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि असीम मुनीर अगर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है तो फिर भारत पर क्यों नहीं। सोशल मीडिया पर भी एक खबर काफी चल रही है, जिसमें कि एक विवाद खड़ा हो गया है और कहा जा रहा है कि भाई हर आतंकी हमले का दोष आप भारत पर क्यों डाल रहे हो, जबकि असली खतरा टीटीपी से कोई। हालांकि भारत ने इस तरीके की बातों की निंदा की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दोस्तों नैरेटिव पर बहस तेज हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई हम तो वेट कर रहे हैं कि आए आपके जो ये तैयारे हैं, जिसे ये लोग फाइटर जेट्स को तैयारे कहते हैं, आए। हमारा S-400 ऑपरेशन सिंदूर के बाद भूखा बैठा हुआ है, तो ऐसे में कुछ शिकार हमारे S-400 के लिए भी मिल जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। इसके अलावा भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दोस्तों एक साथ 3 सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजनों का सफल टेस्ट किया। ये तीनों इंजन पूरी तरह 3D प्रिंटेड हैं, एक ही पीस में डिजाइन और तैयार किए गए। इन इंजनों में इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले पंप लगे हैं और टेस्ट के दौरान 6 पंप, 6 मोटर और 6 स्पीड एल्गोरिथम को परफेक्ट सिंक के साथ चलाया गया। स्टार्ट से लेकर शटडाउन तक तीनों इंजनों ने एक साथ समान प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार सेमी क्रायोजेनिक इंजन का ऐसा क्लस्टर टेस्ट हुआ है और इस मिशन को इसरो और इन स्पेस का पूरा सपोर्ट मिला है। दोस्तों, भारत सरकार ने आज देश की पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने इस नई स्ट्रैटेजी का नाम दिया है प्रहार। इस पॉलिसी का मकसद साफ है, आतंकी हमलों को पहले ही रोकना, खतरे के अनुसार तेज और संतुलित जवाब देना, सभी एजेंसियों को मिलकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाना, कानून और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए कार्रवाई करना, कट्टरपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कम करना, इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग बढ़ाना और हमले के बाद तेज रिकवरी और मजबूत सिस्टम बनाना। मतलब साफ है कि अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रैटेजी ज्यादा संगठित, कानूनी और मल्टी लेवल की हो गई है। लेट्स सी कि ये पॉलिसी जमीनी स्तर पर कितना बड़ा बदलाव लाएगी। इसके अलावा दोस्तों, LCA तेजस को लेकर चल रही खबरों पर HAL ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। HAL ने साफ कहा कि तेजस का कोई क्रैश ही नहीं हुआ, बेवजह की खबरें चलाई जा रही हैं। जो घटना हुई थी वो जमीन पर एक मामूली तकनीकी समस्या थी। कंपनी ने कहा कि HAL तेजस दुनिया के आधुनिक फाइटर जेट विमानों में से सबसे बेहतर सेफ्टी रिकॉर्ड रखने वाला एयरक्राफ्ट है। फिलहाल स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तहत इस तकनीकी मुद्दे की गहराई से जांच की जा रही है और HAL ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर जल्द ही सॉल्यूशन पर काम करना शुरू कर दिया है। तो साफ है दोस्तों, क्रैश की खबरें गलत थी और पहली बारी में किसी खबर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत INS अंजदीप को कमीशन किया है और ये जहाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट यानी कि ASWSWC प्रोजेक्ट का तीसरा पोत है। दोस्तों, इस आधुनिक जंगी पोत को खासतौर पर तटीय और उथले पानी में दुश्मन पनडुब्बियों से मुकाबले के लिए बनाया गया। इसे कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। तो ये देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो को समझने में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।